E65 हमारी पहली लड़ाई में हमारे पास मौजूदा गत विजेता हैं लॉर्ड ग्राहम के प्रतिनिधि सेनानी अप्रेंटिस फनान मेलवर बनाम लेडी फनू के प्रतिनिधि सेनानी अप्रेंटिस जिविया। मुख्य बटलर ने पहली लड़ाई की घोषणा करते हुए कमान संभाली। रूई ने देखा कि दोनों लड़ाके एक दूसरे से कुछ दूरी पर रुककर अखाड़े में प्रवेश कर रहे थे। अपना रुख अपनाओ, मध्यस्थ ने निर्देश दिया। प्रशिक्षु जिविया ने सामान्य रक्षात्मक रुख अपनाया, जबकि फनान मेलवर बस खड़ा रहा। रूई को जो अजीब लगा वह यह था कि उसने काफी भारी लबादा पहना हुआ था। यह एक काला लबादा था जिसने उसके पूरे शरीर को ढक रखा था, केवल उसकी गर्दन और सिर ही दिखाई दे रहा था। रूई को आदिम वृत्ति के साथ खतरे का एक आदिम एहसास हुआ, मानो वह किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहा हो जो पूरी तरह से मानव नहीं था। फिर फनान ने लबादा उतार दिया। रूई ने जो देखा उससे वह अंदर तक स्तब्ध रह गया। किसी भी मार्शल आर्ट ने उसे कभी इतना प्रभावित नहीं किया था जितना वह उस समय देख रहा था। फनान की पीठ से एक जोड़ी पंख खुल गए। उसकी सामान्य भुजाओं के ऊपर एक अतिरिक्त भुजाएं थीं। रूई की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसने जोर से पलकें झपकाईं और सोचा कि क्या उसने हाल ही में औषधियों का अधिक सेवन कर लिया है। मुझे सावधान रहना होगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं मतिभ्रम देख रहा हूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब उसने अपनी आंखें खोली तो पंख और अतिरिक्त भुजाएं अभी भी वहां थीं। वह नार्था की ओर मुड़ा और बोला, क्या तुमने मुझे पहले जो चाय दी थी उसमें कुछ मिलाया था? उसके साथियों में से एक जोर से हंस पड़ा। ऐसा लगता है कि आप मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद सिम्बियोटिक मार्शल आर्ट से अपरिचित हैं। समझ में आता है, वे बहुत दुर्लभ हैं और ऐसी तकनीकों वाले मार्शल आर्टिस्ट बहुत कम हैं। सिम्बायोटिक मार्शल आर्ट। वह फनान की ओर मुड़ा, बहुत उलझन में। यह क्या बकवास है? मार्शल आर्ट तकनीक जिसमें अतिरिक्त उपयोगिता के लिए युद्ध के लिए जीवित सिम्बियोट के साथ प्रत्यारोपण और सहयोग शामिल है। अतिरिक्त भुजाएं और पंख सिम्बियोट की कुछ विशेष प्रजातियों के प्रत्यारोपित लावा से आते हैं जो मेजबान के शरीर में एकीकृत होते हैं और बड़े होते जाते हैं जब तक कि वे उनमें बदल नहीं जाते। उसने फनन के अतिरिक्त अंगों और पंखों की ओर इशारा किया। रूई की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका जबड़ा सदमे से खुला रह गया। तुम्हें ये कैसे पता? उसे उसकी जानकारी पर संदेह हुआ। वह मेरा योद्धा है, मूर्ख। लेडी फोनू ने ठहाका लगाया। मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। सिम्बायोटिक मार्शल आर्ट तकनीक में ऐसे विशेष उपयोग वाले सिम्बायोट्स को शामिल किया जाता है जो सामान्य रूप से मानव शरीर में नहीं हो सकते। वह उसकी ओर मुड़ी। जब नार्था ने मुझे बताया कि तुम वापस आ रहे हो तो मैं बहुत उत्साहित थी। हमने शर्त लगाई है कि हमारे सेनानियों में से कौन जीतेगा। बेशक, कोई दबाव नहीं। नार्था ने उसकी ओर ऐसी मुस्कुराहट से देखा जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। रूई को इसकी परवाह नहीं थी। वह सहजीवी मार्शल आर्ट के रहस्योद्घाटन से बहुत हैरान था। ये कैसे काम करता है? आखिर ऐसा कुछ संभव कैसे हुआ? सिम्बायोट्स के पास कोई विशेष शक्तियां नहीं थीं। नहीं, रुको, उसने खुद को सही किया। ये केवल पृथ्वी के सजीवियों के लिए सच है। गया एक पूरी तरह से अलग जानवर है। अगर जीव जंतु और वनस्पतियां बेहद बेतुकी हो सकती हैं तो क्या ये सहजीवी जीवन रूपों पर लागू होना असंभव है? इस दुनिया में पहले से ही जो चमत्कार उन्होंने देखे थे, उन्हें देखते हुए यह असंभव नहीं लगता था कि सिम्बियोट्स अविश्वसनीय चीजें करने में सक्षम हो सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। युद्ध में अपने मेजबान को अतिरिक्त उपयोगिता प्रदान करना सैद्धांतिक रूप से व्यवहार्य होगा। वास्तव में रूई को पृथ्वी के कई जीवों की याद आ गई जो वास्तव में उस सहजीवी मार्शल आर्ट से बहुत अलग नहीं थे जिसे वह देख रहा था। साइमोथोआ एक सिगुआ पृथ्वी से पानी के नीचे की जीभ खाने वाली जू थी जिसने अपने मेजबान की जीभ खा ली और नई कटी हुई जीभ की रक्त वाहिकाओं और मांसपेशियों पर खुद को चिपका लिया और फिर मछली की नई जीभ बन गई। ये जीव मेजबान मछली के रक्त पर अपना जीवन निर्वाह करने के बदले में मछली के भोजन के पाचन में सहायता करता था। रूई जो देख रही थी वह मूलतः उसी सिद्धांत का एक बहुत अधिक जटिल और काल्पनिक संस्करण था। लेकिन फिर भी रूई ने मुंह खोला। ये बेतुका है। ये भी बेतुके ढंग से शक्तिशाली लग रहा था। रूई को यकीन नहीं हो रहा था कि फनान के पास एक अतिरिक्त जोड़ी हाथ और एक जोड़ी पंख हैं। एक सामान्य मनुष्य ऐसी चीज को कैसे हरा सकता है? इसमें कमियां तो होंगी ही। रूई ने लगभग खुद को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसा बिल्कुल भी आसान नहीं है। वह कई के बारे में सोच सकता था। सिम्बियोट्स ऐसे जीव थे जो मेजबान के शरीर के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध में मौजूद थे। अगर सिम्बियोट्स ने मेजबान को ऐसी अद्भुत क्षमताएं दी तो निश्चित रूप से उन्हें अपने मेजबान से जुड़े होने से लाभ हुआ होगा। रूई के दिमाग में सबसे पहले जो बात आई वह थी सिम्बियोट्स द्वारा लाई गई अतिरिक्त जैविक प्रणालियों की विशाल पोषण और ऊर्जा की ज़रूरतें। उनके शरीर को बनाए रखना बेहद मुश्किल और मांग वाला रहा होगा। इसके अलावा नए अंगों के लिए अभ्यस्त होने का मामला भी था। रूई कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि नए अंगों के लिए एकदम नई मांसपेशी मेमोरी बनाना कितना मुश्किल था। ये बेहद कष्टदायक और गहन रहा होगा। और फिर पंखों के बारे में क्या?
कम से कम फनन को हथियारों से कुछ परिचितता थी, लेकिन किसी भी इंसान को पंखों का इस्तेमाल करने का कोई अनुभव नहीं था। पंखों का इस्तेमाल करना सीखना ही नहीं, बल्कि उन पर इतनी महारत हासिल करना कि वे मार्शल आर्ट बन सकें, कितना मुश्किल रहा होगा। मार्शल आर्ट मानकों के अनुसार उनके साथ उच्च दक्षता हासिल करने के लिए फनन के लिए मार्शल फाउंडेशन स्टेज से फिर से गुजरना कितना मुश्किल रहा होगा। और इतना सब होने के बाद भी संभवतः उन्हें अभी भी प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों में निपुणता हासिल करने की आवश्यकता थी। इन सभी नुकसानों पर विचार करने के बाद रूई ने सहजीवी मार्शल आर्ट तकनीकों के आकर्षण के अपने मूल्यांकन पर पुनर्विचार किया। रूई के मन में फनान के प्रति सम्मान और प्रशंसा की भावना बढ़ती गई। एकमात्र भावना जो उससे बढ़कर थी, वह थी उसका उत्साह और फनन से लड़ने की इच्छा। उसे आश्चर्य था कि वॉइड एल्गोरिदम उस आदमी के खिलाफ कैसा प्रदर्शन करेगा। बेशक उसे अंततः पता चल ही जाएगा। जब तक वह फनन से नहीं लड़ता, तब तक उसका वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाए। शुक्र है, लेडी फन्नू के शब्दों के आधार पर यह एक तय सौदा लग रहा था। रूई का इरादा फनान को यथासंभव ध्यान से देखने का था, उस व्यक्ति के बारे में जितना संभव हो सके उतना डेटा एकत्र करना ताकि उसके लिए पूर्वानुमान मॉडल बनाना शुरू किया जा सके। रूई को दृढ़ता से संदेह था कि उसे अनुकूली विकास मॉडल में सुधार करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह निश्चित रूप से फनान जैसे व्यक्ति के खिलाफ काफ़ी गलत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोग कहते हैं कि फनान का चेहरा सौंदर्य की दृष्टि से बहुत सुंदर था। उसके कोमल चेहरे की बनावट शांत और सुखद थी। ये शरीर के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग था। उसके कंधे पर एक उभार के खुलने से 2 अतिरिक्त भुजाएं निकली हुई थीं, जबकि उसकी पीठ के मध्य भाग से काले पंखों की एक बड़ी जोड़ी निकली हुई थी। एक जोड़ी हाथ बंद रक्षात्मक स्थिति में मुड़ गए, जबकि शेष 2 ने आक्रामक रुख अपना लिया। रूई ने सिर हिलाया, ये बात समझ में आई। 4 भुजाओं के साथ वह हर समय सही आक्रमण और बचाव कर सकता था। उसके पंख हवा में उड़ गए और जितना हो सके उतना पीछे की ओर खींच गए। उसके इरादे साफ थे। मैच शुरू होते ही वह उड़ान भरने का इरादा रखता था। शुरू करो, मध्यस्थ ने मैच शुरू किया। हूश! जैसे ही फनान हवा में उछला, हवा का एक तेज झोंका आया। प्रशिक्षु जिविया ने उसे हवा में उड़ने से पहले ही रोकने की कोशिश की, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी और फनान धीमा नहीं था। रूई को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि फनान की उड़ान कितनी स्थिर थी। उसकी उड़ान पथ सहज और एक समान था। वह हवा में लड़खड़ाया नहीं, या ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह स्थिर तरीके से हवा में मडरा भी सकता था, जिससे रूई वास्तव में प्रभावित हुई। ज्यादातर पक्षी स्थिर होकर मडरा नहीं पाते, केवल मुट्ठी भर पक्षी ही ऐसा कर पाते थे, जैसे कि हमिंगबर्ड। यह अपने पंखों को बहुत तेजी से फड़फड़ाता था, जिससे ऊपर की ओर एक निरंतर जोर पैदा होता था, जिससे उसका वजन कम हो जाता था। फनान भी अपने पंखों के साथ कुछ ऐसा ही कर रहा था। वह बस अपने प्रतिद्वंद्वी को देखते हुए मंडराता रहा। युद्ध की पहल पूरी तरह से उसके हाथ में थी। अंततः उन्होंने एक कदम उठाया। धमाका! एड्स बाय पब फ्यूचर। उसने अविश्वसनीय तेजी से अपने पंख फड़फड़ाए। उसके पंखों से एक जबरदस्त हवा का झोंका निकला। हवा के हमले की विशुद्ध शक्ति और गति रूई के टेम्पेस्ट ट्रिपल से कहीं ज्यादा थी। वस्तुगत रूप से उसकी शक्ति रूई की अपनी शक्ति से ज्यादा नहीं थी, क्योंकि टेम्पेस्ट ट्रिपल की शक्ति उसकी सामान्य शक्ति और मारक क्षमता से बहुत कम थी। हालांकि रूई को यह जानकर झटका लगा कि वह इतनी दूरी से आउटपुट कर सकता है। एना की मार्शल आर्ट भी उसे इतनी दूरी से इतनी शक्ति आउटपुट करने की अनुमति नहीं देती। सिर्फ इस एक सिम्बियोट के परिणामस्वरूप पंख उत्पन्न हुए थे, जिससे वह मूलतः एना की मार्शल आर्ट को पार करने में सक्षम हो गया था। धमाका! प्रशिक्षु जिविया ने मुंह बनाया, क्योंकि वह तेज हवा के झोंके से बचने में विफल रही। इसके शक्तिशाली प्रभाव ने उसके पेट को कुछ हद तक नुकसान पहुंचाया। वह हवा में उछली और उस पर झपटी। रूई ने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया। धमाका! एक शक्तिशाली हवा के झोंके ने उसे इतनी जोर से जमीन पर गिरा दिया कि उसकी पसलियां टूट गईं। आह! खून की खांसी के साथ उसने मुंह बनाया। उसने आखिरी बार उठने की कोशिश की। धमाका! तीसरे तूफान ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी हालत गंभीर हो गई। मैच यहीं खत्म होता है। निर्णायक ने मैच खत्म घोषित कर दिया, क्योंकि जिविया बेहोश हो चुकी थी और उसका खून बहुत ज्यादा बह रहा था। विजेता प्रशिक्षु फर्नान मेलवर। रूई मुस्कुराए। फनान मजबूत था। वह मार्शल कॉन्टेस्ट में आसानी से सबको हरा सकता था, सिवाय शायद फियोना के, जिसने एक भयानक लड़ाई लड़ी होगी। रूई को आश्चर्य हुआ कि यह मुकाबला कैसा होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक के बाद एक कई लड़ाके आए, लेकिन उनमें से कोई भी उस पर एक खरोंच तक नहीं डाल सका। लंबी दूरी की तकनीकों वाले कई मार्शल आर्टिस्ट उस पर हमला करने में सक्षम थे, लेकिन वह बहुत अधिक शारीरिक मापदंडों के साथ उन्हें अच्छी तरह से हराने में कामयाब रहा। रूई को पूरी तरह से समझ आ गया था कि वह क्यों चैंपियन है। वह वाकई इस पद के योग्य था। अगले नाम पर लेडी फ्रियर की प्रशिक्षु फाल्कन है, बटलर ने घोषणा की। मेहमानों की भीड़ में तुरंत उत्साह की लहर दौड़ गई। 2 गत विजेता एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने थे।
और 2 सबसे रोमांचक भी। शुभकामनाएं। नार्था ने खुशी जताई। धन्यवाद। रूई ने मैदान की ओर अपना रास्ता बनाया और शुरुआती स्थान पर ही रुक गया। अपना रुख अपनाओ, मध्यस्थ ने निर्देश दिया। फनान ने वही रुख अपनाया जो वह आमतौर पर अपनाते थे। फिर भी अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं, जैसे दबाव की एक लहर उस पर छा गई हो। फोह। रूई ने गहरी सांस छोड़ते हुए खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और अपने पैरों के बीच हल्के से उछला। उसके हाथ छाती के स्तर पर ढीले ढंग से रखे हुए थे। यह एक ऐसा रुख था जिसमें युद्धाभ्यास को प्राथमिकता दी गई थी। फनान के दिमाग पर उसकी एकाग्रता का बोझ हर सेकंड बढ़ता जा रहा था, क्योंकि शक्तिशाली मार्शल प्रशिक्षुओं द्वारा हवा को मरोड़ा जा रहा था। शुरू करो, मध्यस्थ ने लड़ाई शुरू की। वूश। फनान ने तुरंत ही तेजी से उड़ान भरी और तेजी से ऊंचाई हासिल की। रूई ने अपनी जगह से हिलने या फनान को टेम्पेस्ट ट्रिपल के साथ उड़ान भरने से रोकने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि सफलता की संभावना बहुत कम थी। धमाका। फनान ने रूई पर एक शक्तिशाली वायु विस्फोट किया। धमाका। ये हमला रूई के बाल बाल बच गया, क्योंकि गोली उसके बगल में जमीन पर लगी। रूई बस एक तरफ हट गई। लोगों ने भौहें सिकोड़ी। क्या ये वही हमला नहीं था जिससे सभी लोग लंबे समय तक बचने में असफल रहे थे? अचानक यह इतना आसान क्यों लगने लगा? धमाका। कदम। रूई एक बार फिर रास्ते से हट गई। फनान ने भौहें सिकोड़ी। कुछ तो गड़बड़ थी, लेकिन वह इसका ठीक ठीक पता नहीं लगा पा रहा था। बूम बूम बूम। उसने और हमले शुरू कर दिए। फिर भी रूई ने बड़ी सहजता से उन सभी को चकमा दे दिया। वह असाधारण रूप से तेज नहीं है। फरनान ने भौहें सिकोड़ी। वह रूई की हरकतों को काफी साफ देख सकता था। यहाँ गति कोई मुद्दा नहीं था। फनान ने एक और हमला करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। फिर भी रूई ने हमला शुरू होने से पहले ही एक कदम आगे बढ़ लिया। फनान की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ। वह प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है या तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है। वह प्रतिक्रिया कर रहा है और पहले से आगे बढ़ रहा है। फनान को समझ में ही नहीं आया। उसके पंख अविश्वसनीय रूप से तेज, फुर्तीले और चिकने थे। आखिर रूई अपनी हरकतों का इतना सही समय पर कैसे पता लगा पाया? जब तक हमला शुरू हुआ, तब तक वह फनान के हमलों के रास्ते से आधी दूरी पर था। भले ही उसकी हरकतें धीमी थीं, लेकिन उसे रास्ते से हटने के लिए बहुत कम दूरी तय करनी पड़ी, जबकि फनान के हमले को रूई तक पहुंचने और उसे चोट पहुंचाने से पहले एक बड़ी दूरी तय करनी पड़ी। रूई उसकी उलझन को समझ सकती थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम तक बहुत अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाती। जब तक तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाते, मैं अंततः जीत जाऊंगी। अन्य लोगों को अजेयता नजर आए, वहीं रूई को कमियां नजर आईं। प्रथम, हालांकि यह सत्य था कि फनान बहुत दूर से भी बहुत अधिक मात्रा में शक्ति उत्पन्न करने में सक्षम था, परंतु जिस प्रकार से वह उस शक्ति का प्रयोग करता था वह अत्यधिक लचीला नहीं था। हमले का प्रक्षेप पथ रैखिक था। घुमावदार प्रक्षेप पथ वाले हमलों की तुलना में रैखिक हमलों की भविष्यवाणी करना आसान था। यह एक सार्वभौमिक तथ्य था। तथ्य यह है कि रूई आसानी से हमले के प्रक्षेप पथ का समय से पहले अनुमान लगा सकता था। इसका मतलब है कि जब तक वह फनान की अनूठी स्थिति के लिए अपने पूर्वानुमान मॉडल को थोड़ा सा बदल देता, फनान की भविष्यवाणी करना लगभग हास्यास्पद रूप से आसान था। खास तौर पर रूई ने पंखों की बजाय अपनी ऊंचाई पर ध्यान दिया। जब भी फनान हमला करने की तैयारी करता, तो वह ऊंचाई बनाए रखने के लिए अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाना बंद कर देता और शक्तिशाली हवा के हमले के लिए उन्हें पीछे खींच लेता। इससे उसकी ऊंचाई थोड़ी कम हो जाती थी, क्योंकि वह अपनी ऊंचाई बनाए रखने के लिए उन्हें फड़फड़ा नहीं रहा था। रूई ने इसी बात पर ध्यान दिया। उनके पिछले विरोधियों ने जो गलती की थी, वह उनके हमलों का जवाब देने के लिए उनकी तेजी से फड़फड़ाहट को बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। हालांकि रूई ने केवल उनकी ऊंचाई पर नजर रखी और उसमें उतार चढ़ाव के संबंध में उनकी हरकतों का समय निर्धारित किया। क्योंकि उसकी भविष्यवाणियां सटीक थीं, इसलिए वह बचने के लिए बहुत कम ऊर्जा खर्च करने में सक्षम था। मेहमान मंत्रमुग्ध थे, क्योंकि रूई ने फनान के हमलों से आसानी से दूर नृत्य किया। ये फनान की लंबी दूरी की रणनीति में एक और दोष था। हवा के झोंके पैदा करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है। रूई को अपनी टेम्पेस्ट ट्रिपल तकनीक से यह बात पता थी। कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, फिर भी फनान रूई की तुलना में कहीं ज्यादा ऊर्जा खर्च कर रहा था। खगोलीय रूप से ज्यादा। रूई को बस हल्का सा प्रयास करने की जरूरत थी, जबकि फनान को हर बार हमला करने के लिए शक्तिशाली प्रहार करने की जरूरत थी। ये प्राथमिक रूप से अनुकूलित युद्ध शैली थी, जिसे रूई ने फनान की लंबी दूरी की शैली का मुकाबला करने के लिए बनाया था। हर अनुकूलित शैली आकर्षक नहीं थी। हर अनुकूलित शैली को आकर्षक होने की आवश्यकता नहीं थी। कभी कभी जीत का सबसे प्रभावी मार्ग सबसे शांत और सबसे निष्क्रिय होता है। इसके अलावा रूई को नहीं लगता था कि वह अभी जीत की राह पर है। उसे पूरा भरोसा था कि फनान सिर्फ एक स्थिर उड़ान भरने वाले हवाई तोप से कहीं ज्यादा सक्षम है। ये हथियार सिर्फ सजावट के लिए तो नहीं है, रूई ने सोचा। टस्क, फनान ने मुंह फुलाकर कहा। उसने दूर से रूई को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना छोड़ दिया था। फिर भी
वह विशेष रूप से निराशावादी नहीं थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। उनके ग्राहकों के अलावा किसी को भी यह नहीं पता था कि फनान वास्तव में मध्य से लेकर निकट रेंज वाले क्वार्टरों में सबसे मजबूत थे। हूश। रूई ने गेंद को चौड़ा किया जबकि फनान तेज गति से उसकी ओर दौड़ा। मस्त है। रूई ने बचाव किया क्योंकि उस पर 2 शक्तिशाली प्रहार हुए। फनान ने एक ही समय में 2 सीधे दाहिने हमलों से उसे मारा। वूश। रूई ने अगले 2 हमलों को सावधानीपूर्वक टाल दिया क्योंकि वह अचानक हुए बदलाव के आदी हो चुके थे। वूश वूश वूश। वह फनान के हमलों से आसानी से बच निकला क्योंकि उसकी गति और चाल ढाल की तकनीक के साथ साथ आदिम प्रवृत्ति और प्रेत चरण ने उसे एक पुनर्तः खतरनाक बना दिया था जिसे छूना भी कठिन था। फिर भी फनान को गतिशीलता का बहुत बड़ा लाभ था क्योंकि वह विश्वसनीय गति और चपलता के साथ तेजी से इधर उधर जा सकता था। इसके अलावा वह 3 आयामों में स्वतंत्र रूप से घूम सकता था जबकि रूई 2 आयामों तक सीमित था। रूई की युद्ध गति बहुत अच्छी थी लेकिन फनान की यात्रा और चालबाजी की गति बिल्कुल अलग थी। केवल केन ही उसकी बराबरी कर सकता था और यहाँ तक कि केन भी 3 आयामों में नहीं चल सकता था। यद्यपि रूई की भुजाएं अधिक तेज चलती थीं क्योंकि वह अधिक फुर्तीला और चुस्त था, फनान के पास 4 भुजाएं थीं जिससे गति में अंतर की भरपाई हो जाती थी। और अभी तक हूश। एड्स बाय पब फ्यूचर। फनान ने भौहें सिकोड़ी। रूई ने एक बार फिर उसे चकमा दे दिया। फनान ने रूई पर ताबड़तोड़ वार किए और रूई को चोट पहुंचाने के लिए अपनी 4 भुजाओं का इस्तेमाल किया। फिर भी उन्हें सबसे अधिक आश्चर्य हुआ कि उनमें से एक भी साफ सुथरा नहीं उतरा। रूई अपने मुखौटे के नीचे एक पागल आदमी की तरह मुस्कुराया। अतिरिक्त अंग होने से आप अधिक हमले कर सकते हैं लेकिन वे प्रत्येक अंग की स्वतंत्रता को भी कम कर देते हैं। एक व्यक्ति के चारों ओर सीमित जगह होती थी। भुजाओं की संख्या दोगुनी होने से प्रत्येक भुजा की गतिशीलता का क्षेत्र बहुत कम हो जाता था। यदि भुजाओं की उपस्थिति के कारण उनकी गतिशीलता सीमित थी तो रूई इसका उपयोग यह अनुमान लगाने के लिए कर सकती थी कि भुजाएं किस दिशा में नहीं जाएंगी क्योंकि वे नहीं चल सकती। यह उस पूर्वानुमान मॉडल के ऊपर आधारित था जिसे रूई ने फनान के लिए विकसित करना शुरू किया था जिससे उसके हमलों की संख्या में वृद्धि की भरपाई हो गई। हर कोई देख रहा था, पूरी तरह से मंत्रमुग्ध था क्योंकि रूई ने फनान द्वारा किए गए हर एक हमले का सफाई से सामना किया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि फनान किस तरफ और कहाँ मुड़ता है, रूई ने तुरंत उसके पूरे हमले को कम कर दिया। हालांकि रूई इस नतीजे से पूरी तरह खुश नहीं थी। अनुकूली विकास मॉडल फरनान के खिलाफ केवल 40% प्रभावी था। फरनान मूल रूप से एक इंसान से बहुत अलग था। वर्तमान में रूई केवल इसकी कमियों को कम करने की कोशिश करने के लिए प्राइमोडियल इंस्टिंक्ट के साथ संयोजन में इस पर निर्भर थी, लेकिन इसकी एक सीमा थी जो ये कर सकती थी। फनान ने रूई की ओर अपनी दोनों बाईं भुजाएं घुमाते हुए गुर्राहट के साथ कहा। वह अपनी खूबियों के बावजूद रूई को साफ साफ चोट पहुंचाने में अपनी असमर्थता से निराश था। ऐसा लग रहा था जैसे रूई को किसी तरह सही समय पर बिल्कुल सही तरीके से घुमाया गया हो ताकि उसके सारे फायदे कम हो जाएं। उसके पैर जमीन पर पड़े। ये दृश्य देखकर रूई की आंखें चौड़ी हो गईं। हवा का झोंका आ रहा है। रूई ने हताश होकर एक और छलांग लगाई तथा वह फनान के हमले से बाल बाल बचने में सफल रहे, हालांकि वह बिल्कुल नजदीक थे। फनान को रूई के खिलाफ इतनी निराशा हुई जितनी उसने अपने पूरे करियर में कभी महसूस नहीं की थी। उसके पंखों से निकलने वाली हवा के झोंके से बच पाना बिल्कुल असंभव था। फिर भी यह झल्लाहट भरा मार्शल आर्टिस्ट उसके चंगुल से बस थोड़े से अंतर से बचने में कामयाब रहा। उसे हर बार बचते हुए देखना फनान को परेशान करने लगा था। वह हवा में तेजी से दौड़ा और रूई की ओर झपटा, तभी अचानक ब्लिंक, रूई उसके सामने प्रकट हुई। उसके बाएं पंख में छेद कर दिया। फनान ने मुंह बनाया। ये दृश्य देखकर रूई की आंखें चौड़ी हो गईं। दर्दनाक उत्तेजनाओं के जवाब में सिम्बियोट उसके मस्तिष्क को दर्द के संकेत भेजता है। यह एक और नुकसान था जिसकी रूई ने भविष्यवाणी नहीं की थी। फरनान की उड़ान अस्थिर हो गई क्योंकि वह हवा में संतुलन बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। रूई ने एक मांसपेशी को छेद दिया था जिससे उसके लिए अपने पंखों को समान रूप से फड़फड़ाना मुश्किल हो गया था। इसके अलावा रूई ने टेम्पेस्ट रिपल के साथ समस्या को और बढ़ा दिया। पाओ पाओ पाओ, उसने फनान के घायल पंख पर 3 टेम्पेस्ट रिपल्स दागे। इन हमलों ने फनान को चोट पहुंचाई, जैसा कि उसके चेहरे पर दिख रहे भावों से पता चलता है। फिर भी रूई ने उन हमलों को शुरू करने का मुख्य कारण उसे चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि उसे अस्थिर करना था। केवल एक पंख पर हवा के झोंके दागने और दूसरे पर नहीं, जिससे उसका प्रक्षेप पथ और भी अस्थिर हो गया। गिरना, वह लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपनी स्थिति संभालने की कोशिश की, लेकिन रूई उसे ऐसा करने नहीं देना चाहती थी। धमाका, 8 तकनीकों द्वारा प्रवर्धित एक शक्तिशाली फ्लोइंग कैनन उसके गार्ड पर टूट पड़ा। फरनान ने अपने दांत पीसते हुए क्षति को कम करने की कोशिश की, फिर भी 4 भुजाओं की संयुक्त सुरक्षा भी रूई के जबरदस्त हमले को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। धमाका, फनान को अखाड़े के पार फेंका गया क्योंकि वह अखाड़े की दीवारों से टकराया था। वह डरकर पीछे मुड़ा।
धमाका, एक शक्तिशाली वार उसके चेहरे पर हुआ। उसने लड़ने की कोशिश की, वापस रूई पर एक शक्तिशाली वार किया। जब अकवार, रूई ने उसके वार को भांप लिया और फ्लो फ्लक्स से उसे उल्टा कर दिया। आपके अतिरिक्त उपांगों ने आपका संतुलन बिगाड़ दिया है, बस सही समय और सही जगह पर थोड़ा सा धक्का देने की जरूरत है। धमाका, फनान जब उल्टा पड़ा था तो उसके जबड़े पर एक जोरदार लात लगी। ये सिर पर दूसरा आघात था। दहलीज पार हो चुकी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। गिरना, वह बिना हिले डुले जमीन पर गिर पड़ा। फनान बेहोश हो गया क्योंकि उसके मस्तिष्क पर कुंद बल के आघात से चोट लग गई थी। विजेता, प्रशिक्षु फाल्कन। रूई ने फनान के शरीर का अध्ययन करते हुए उसे मिलने वाली तालियों को अनदेखा कर दिया। उसके शरीर पर कई उभार थे जहां से उसके पंख और अतिरिक्त भुजाएं थीं। तो सिम्बियोट अंग बनाने से पहले अपने शरीर में कठोर हड्डी भी बनाता है। रूई ने दिलचस्पी के साथ फनान की जांच की। इसके अलावा अतिरिक्त भुजाओं की विशेषताएं उसकी मूल भुजाओं जैसी ही हैं। इसका मतलब है कि सिम्बियोट ने भुजाओं को बनाने के लिए उसके डीएनए का इस्तेमाल किया है। रूई के दिमाग ने स्थिति का उग्रता से विश्लेषण किया, जबकि उसे पूरी अवधारणा पूरी तरह से आश्चर्यजनक लगी। लेडी फारून ने कहा कि सिम्बियोट को उनके शरीर में लावा के रूप में प्रत्यारोपित किया जाता है। सिम्बियोट संभवतः मेजबान के डीएनए को निकालता है ताकि सिम्बियोट की विशेष प्रजाति के किसी भी हिस्से को फिर से बनाया जा सके। उसकी नज़रें फनान के पंखों पर टिक गईं, लेकिन इससे पंखों की व्याख्या नहीं होती। मानव डीएनए में पंखों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो सिम्बियोट ने इन्हें कैसे प्राप्त किया? उन्होंने किसी अन्य जानवर का इस्तेमाल किया होगा, एक पक्षी जिसका पंख फैलाव मनुष्यों के अनुकूल था। रूई ने निष्कर्ष निकाला, मुझे आश्चर्य है कि क्या सिम्बियोटिक मार्शल आर्ट अन्य चीजें भी कर सकता है। उन्हें यकीन था कि सहजीवी जीवों की अन्य प्रजातियां भी हैं जो अलग तरीके से काम करती हैं। यदि सजीवताएं मस्तिष्क से जुड़ी हैं तो संभवतः मानसिक क्षमता में बाधा होगी। रूई ने सोचा। फ्रॉम द वेब, पावर्ड बाय ज़र्गनेट, द ट्रैजिक ट्रूथ अबाउट द रोज़ान कास्ट। मेगन मार्कल्स न्यूएस्ट प्रोडक्ट शोज हाउ आउट ऑफ टच शी इज। अवचेतन मानव मस्तिष्क को अधिक अंगों और अवयवों को समायोजित करने के लिए नहीं बनाया गया था। अधिक अंगों का मतलब था कि अवचेतन मस्तिष्क को अधिक जानकारी को संसाधित करना और उस पर कार्य करना था। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसके मन में एक अविश्वसनीय संभावना का एहसास हुआ। यदि मानसिक क्षमता सहजीवी मार्शल आर्ट पर एक बाधा है, तो क्या होगा यदि अलौकिक मानसिक क्षमता वाला कोई व्यक्ति सहजीवी मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने की कोशिश करे? रूई का शरीर मानवीय सीमाओं के भीतर था, जो मार्शल अप्रेंटिस पर भी लागू होता था। हालांकि उसके मस्तिष्क और विशेष रूप से मन में मानवीय मापदंडों से परे एक हद तक विकास हुआ था। उसके अवचेतन मन में सामान्य मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक मानसिक क्षमता थी। रूई की आंखों में लालच आ गया। ये पूरी तरह से संभव था कि रूई सहजीवी मार्शल आर्ट तकनीकों के साथ बेहद संगत थी। अगर ऐसा था तो रूई मूर्ख होगी अगर उसने कम से कम इस मामले पर गौर न किया हो। रूई ने अपने अगले प्रशिक्षण चरण के लिए जिन चीज़ों पर ध्यान देना चाहा, उनकी लंबी सूची में सहजीवी तकनीकों को भी शामिल किया। फिर भी अतिरिक्त जैविक उपयोगिता प्राप्त करने का विचार ही उसे बहुत आकर्षित करता था। क्या ये सचमुच इसके लायक था? रूई ने पीछे मुड़कर फनान की ओर देखा, जो अपना सिर हिलाने से पहले बहक रहा था। बेशक फनान अविश्वसनीय था। उसकी मार्शल आर्ट ने रूई को किसी भी चीज़ से अलग चौंका दिया था, लेकिन वह स्पष्ट खामियों से रहित नहीं था। अलौकिक शक्ति की खोज में उसने मानव शक्ति की उपेक्षा की। रूई ने सोचा, मनुष्य शक्तिशाली थे, मनुष्य की अपनी असीम क्षमता थी। फनान ने जब खुद को अतिरिक्त भुजाएं और पंख दिए तो उसने मानवीय शक्ति और क्षमता को त्याग दिया। उसे यह एहसास नहीं था कि उसने अपने मौजूदा अंगों की पूरी शक्ति और क्षमता का पता भी नहीं लगाया था। अब क्या इसका मतलब यह था कि सहजीवी मार्शल आर्ट स्वाभाविक रूप से खराब या कमजोर या उपिष्टतम था? नहीं, रूई भी इतना भोला नहीं था कि वह ऐसा सोचे। फरनान इस बात का सबूत था कि यह कोई उपिष्टतम क्षेत्र नहीं था। रूई से पहले उसने अपनी पूरी शक्ति के एक अंश से सभी प्रकार की मार्शल आर्ट से सभी विरोधियों को कुचल दिया था। दिन के अंत में परिणाम सबसे जोर से बोले, और फरनान के परिणाम बहुत जोरदार थे। कुंजी संतुलन है। रूई को एहसास हुआ, सहजीवी मार्शल आर्ट जैसी मानवेतर शक्ति प्राप्त करना मानव शक्ति को त्यागने की कीमत पर नहीं आना चाहिए। रूई को विश्वास हो गया कि कुंजी उस बहुत पतली लेकिन स्पष्ट रेखा को खोजने में थी, जहां मानव शरीर में जोड़ी गई सहजीवी शक्ति मानव शक्ति या क्षमता को कम नहीं करती, बल्कि शायद उसे बढ़ाती है और उसके साथ सहयोग करती है। अगर रूई को सिम्बियोटिक मार्शल आर्ट के साथ अपनी अनुकूलता के बारे में संदेह था, तो रूई को ये सोचना चाहिए कि वह अपने मार्शल आर्ट में सिर्फ इतनी सिम्बियोटिक तकनीकें जोड़ सकता है जिससे उसकी क्षमता कम न हो। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह दोनों दुनियाओं में से सर्वश्रेष्ठ हासिल कर सकता है। उसका दृढ़ विश्वास था कि फरनान जैसा व्यक्ति किसी भी दुनिया का नहीं है। उसका अतिरिक्त अंग जोड़ने या खुद को पंख देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन शायद सहजीवी मार्शल आर्ट में उन कई समस्याओं का समाधान था जिनसे वह त्रस्त था।
शायद एक ही सहजीवी तकनीक इसकी कुंजी बन सकती थी। गेम्स जल्द ही आगे बढ़ गए क्योंकि फनान को ले जाया गया। रूई मार्शल गेम्स के नए डिफेंडिंग चैंपियन थे और उन्होंने लगातार चैलेंजर भेजे। फिर भी उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। एक के बाद एक रूई ने उन सभी को अपनी अनुकूलित शैलियों से बुरी तरह कुचल दिया, जिसने उन्हें युद्ध में बर्बाद कर दिया। भाग लेने वाले बाकी प्रतिनिधि लड़ाके फनान की तरह उतने विचलित नहीं थे। अनुकूली विकास मॉडल उनके खिलाफ फनान के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रभावी था। उनके खिलाफ उनकी जीत सहज, साफ और शानदार थी, जबकि फनान के खिलाफ उनकी लड़ाई में गड़बड़ थी। हालांकि रूई को कुछ अजीब बात नजर आने लगी थी। कभी कभी उसके कुछ प्रतिद्वंद्वी लड़ाई पूरी तरह खत्म न होने पर भी हार मान लेते थे। उनके शरीर निढाल हो जाते थे और उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी, मानो किसी ने उनकी आंखें निकाल दी हों। और जब वे प्रतिरोध करना बंद कर देते थे तो वह आसानी से जीत जाता था। वे ऐसे गिर पड़ते थे मानो उन्हें अब किसी चीज़ की परवाह ही न हो। रूई को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा था। उसे ये थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसने व्रानिल के साथ कुछ ऐसा ही अनुभव किया था। लेकिन उसने बस कंधे उचका दिए, शायद उन्हें पता था कि वे रुक गए हैं। कुछ मार्शल आर्टिस्ट ऐसे भी थे जिन्होंने अंत तक कड़ी टक्कर दी और रूई को अंत तक कड़ी टक्कर दी। रूई द्वारा उन्हें नॉकआउट करने के बाद भी उनकी आंखें दृढ़ संकल्प और दृढ़ता से जल रही थीं। दिन के अंत में वह अभी भी गत विजेता था और उसने भाग लेने वाले प्रत्येक योद्धा को पराजित कर दिया था। सभी मेहमान हैरान रह गए जब उन्होंने रूई को मार्शल गेम्स में उलटफेर करते देखा। विजेता अप्रेंटिस फाल्कन, वह वर्तमान अपराजित राजसी चैंपियन है, बटलर ने घोषणा की। अब कोई और चुनौती देने वाला नहीं है। रूई के प्रदर्शन पर मेहमानों ने जोरदार तालियां बजाईं। अचानक भीड़ से एक आवाज़ गूंजी, नहीं, बिल्कुल नहीं। चार्ल्स डिविलियर ने मुस्कुराते हुए सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। आमतौर पर मैं मार्शल गेम्स के मुख्य मेजबानों में से एक के रूप में भाग नहीं लेता, लेकिन आज एक खास दिन है। एक पुराना चैंपियन अपना असली खिताब वापस पाने के लिए वापस आया है और उसने ऐसा अपराजित रहते हुए किया है। ये दिलचस्प होगा अगर उसका सामना किसी ऐसे चैलेंजर से हो जो उससे लड़ने के लिए योग्य हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन शब्दों को सुनकर रूई की भौहें उठ गईं। उन्होंने कहा, आज मेरी प्रतिनिधि लड़ाई में भाग लेगी। अचानक मेहमानों में सन्नाटा छा गया, फिर वे उत्साह से भर गए। वे उस योद्धा से परिचित लग रहे थे। जल्द ही रूई को रिंग में प्रवेश करने वाली एक भारी उपस्थिति का आभास हुआ। वह आदमी लंबा था, उसका शरीर ऐसा था जैसे उसे हाथ से तराशा गया हो। रूई को आश्चर्य हुआ कि वह आदमी भी उसी की तरह नकाबपोश था। वह रूई से कुछ दूरी पर प्रारंभिक स्थिति में रुक गया। अपना रुख अपनाओ, मध्यस्थ ने कहा। नकाबपोश व्यक्ति ने तटस्थ रुख अपनाया और रूई ने भी वैसा ही किया। उनके पिछले मैचों से अलग, यहाँ उत्सुकता का माहौल था। शुरू करो, मध्यस्थ ने मैच शुरू किया। रूई की आंखें बड़ी हो गईं क्योंकि वह आदमी एक पल में उसके सामने आ गया। धमाका! रूई ने जल्दी से एक गार्ड को समय रहते एक शक्तिशाली झटका दिया। झटके के प्रभाव से वह दूर जा गिरा। वह चौंक गया। नकाबपोश आदमी कायरी से ज्यादा शक्तिशाली था जब उसने खुद को सीमित करते हुए खुद को रोक लिया था। रूई पर दबाव का एक तूफान टूट पड़ा क्योंकि वह व्यक्ति पहले ही उसके सामने आ चुका था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रूई उसके हमले से बाल बाल बचने में सफल रहा क्योंकि उसने इस व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी मॉडल का निर्माण तेजी से शुरू कर दिया था। कौन है यह आदमी? रूई ने दांत पीस लिए। क्या ये कोई स्क्वायर है जो मार्शल अप्रेंटिस होने का नाटक कर रहा है? वॉइड एल्गोरिथम के पैटर्न पहचान सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसके लिए डेटा की आवश्यकता थी, जबकि वॉइड एल्गोरिथम के अन्य सिस्टम में ऐसा नहीं था। इसका मतलब था कि इसके लिए समय की आवश्यकता थी, जिसका मतलब था कि वह इसे तुरंत इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसका मतलब था कि वह अपने चरम पर उतना मजबूत नहीं था। पाओ पाओ पाओ! रूई पर कई प्रहार किए, लेकिन नकाबपोश व्यक्ति ने उन्हें रोक दिया और रूई पर एक और प्रहार किया। धमाका! रूई फिसलकर दूर चली गई। इसके बाद जो हुआ वह शक्ति का एक प्रभावशाली प्रदर्शन था। ठीक उस समय जब भीड़ को लगा कि रूई का अंत हो गया है। धमाका! रूई ने बड़ी सफाई से हमला टाल दिया, जबकि उसने एक शक्तिशाली फ्लोइंग कैनन उस आदमी के पेट पर गिराया, जिससे वह पीछे की ओर धकेला गया। फिर भी वह शांत नहीं हुआ। उसने एक बार फिर रूई पर हमला किया, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि रूई ने शांति से उसके हमले का सामना किया। Want to succeed in trading? Don't miss this. बालों को तेजी से एक हफ्ते में दोबारा उगाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। जैसे ही रूई नकाबपोश आदमी के साथ पूरी तरह से बराबरी करने लगी, दोनों ने एक दूसरे पर जोरदार वार किया। भीड़ की आंखें खुशी से चमक उठीं जब उन्हें एहसास हुआ कि रूई की लड़ने की शैली एक बार फिर बदल गई है। रूई ने समय रहते भविष्यवाणी मॉडल को सही करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने की पूरी कोशिश करते हुए उसके शरीर की हर कोशिका में आत्मविश्वास भर गया था।
उसके प्रतिद्वंद्वी के पैरामीटर बेहतर थे, लेकिन रूई की भविष्यवाणी और अनुकूली विकास ने उसे काफ़ी हद तक लाभ को कम करने की अनुमति दी। हालांकि उसका प्रतिद्वंद्वी बेहद कुशल था। वह एक चालाक और सामरिक योद्धा भी था जिसने रूई को प्रभावित किया। वह एक क्रूर की तरह सीधे नहीं लड़ा, बल्कि चतुराई से लड़ा और जो उसके पास था उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल किया। पाव, रूई ने मुंह बनाते हुए पीछे कदम बढ़ाया। वह अपनी सीमा बढ़ा सकता है। हूश, रूई ने पीछे कदम बढ़ाया और एक और हमले से बच गया जो एक निश्चित दूरी पर जाकर रुक गया और रूई तक नहीं पहुंच सका। लेकिन उसकी सीमा विस्तार की भी एक सीमा है। फिर भी जब रूई अपनी सीमा से बाहर निकला तो उसने टेम्पेस्टुअस रिपल के साथ दूर से हमला करने की कोशिश की। पाव, एक शक्तिशाली प्रहार उस पर हुआ जिससे वह अपनी सीमा के बावजूद संतुलन खो बैठा। हूश, उस व्यक्ति ने तुरंत ही दूरी पार कर ली तथा बने अवसर का फायदा उठाते हुए रूई पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। उसने मुझे धोखा दिया, रूई ने अपने दांत पीस लिए। उसने कम दूरी से लड़ाई की क्योंकि वह जानता था कि मैं गलत अनुमान लगाऊंगा। उसने मुझे इस पूरे समय लड़ते हुए देखा होगा। धमाका, रूई ने हमला करने से पहले उनके बीच दूरी बनाते हुए छलांग लगाए। वे दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए दौड़े ताकि पहले हमला कर सकें। धमाका, उनके हमले एक दूसरे के सिर पर पड़े। गिरना, वे एक दूसरे को धक्का देकर एक दूसरे की ओर मुड़े, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक दूसरे के मुखौटे तोड़ दिए हैं। कुछ भी संभव था।